वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार कांस्टेबल 2021 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका जीके जीएस प्लस कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन है, जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूरे पूरे प्रश्न बनने की संभावना है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय की खेती में कोई भी खाद की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य बिहार है। यह आपके 8 मार्च वाले बिहार पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो बिहार है। बिहार विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं जो है वह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन 1600 ईस्वी में हुआ। और वही आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया। तो आप दोनों बात को याद रखिएगा कि पहला आगमन 1600 ईस्वी में हुआ और पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया। अगला है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल मतलब जो गर्मी के दिन में बोए जाते हैं। तो सरसों जो है वह गर्मी के दिनों में नहीं बोए जाते हैं, इसलिए आपका खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। तो सरसों विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में गेहूं का अधिक उत्पादक वाला राज्य है। आपको बताना है कि आपके पास 4 राज्य का नाम दिया गया है, इसमें कौन ऐसा राज्य है जहां गेहूं का उत्पादक सबसे अधिक होता है? तो गेहूं के उत्पादक में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो उत्तर प्रदेश यूपी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय का पठार है। प्रायद्वीपीय का पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। अगला है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो सतपुरा की जो पहाड़ियां है वह आपका 2 नदियों के बीच है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। अगला है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी जो है वह गुजरात में स्थित है। तो गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु चोटी शिखर जो है वह राजस्थान में स्थित है। तो गुरु चोटी शिखर किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में है और राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। जब कलानौर में राज्याभिषेक अकबर का हुआ था उस समय अकबर 13 ईयर्स ओल्ड था। अगला है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन दो के बीच हुई? तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर जो था वह तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। तो अकबर के शासनकाल में हुआ था, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक कैद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वह देवगिरी को शासक को अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के शासक को 6 महीने तक कैद रखा था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो मुगल वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर के टेन्यूर काल में अकबर के शासन काल में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई, जिसको मानने वाला अकेला व्यक्ति बीरबल था। जब दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई तो उस समय बीरबल केवल इस जो भी शुरू किया गया था दीन ए इलाही धर्म को वह मानता था। बीरबल विल बी राइट आंसर और इस प्रश्न का अकबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। यह इसके सिस्टर गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। अगला है निम्न में से किसने द्वितीय शंकर की उपाधि धारण की थी? तो द्वितीय सिकंदर निम्न में से किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी संसवाहिनी वंश का था। तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसवाहिनी वंश का था। अगला है कि भारत में रेगुलेटिंग किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में रेगुलेटिंग 1773 ईस्वी में पारित किया गया। तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला है कि भारत में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। तो अनुच्छेद 324 से 329 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख वहां के राज्यपाल, वहां के गवर्नर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो आर्टिकल 352 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों के स्थान आवंटन संबंधित है? तो यह चौथी अनुसूची में संबंधित है। तो चौथी अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन बी सीसा जस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मृग तूषान बनने का कारण क्या है? तो जिसे मरीचिका के नाम से भी जाना जाता है। तो मृग तृषान बनने का कारण पूर्व आंतरिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? निम्न में से कौन सी गैस की सर्वोच्च उष्मांक है? तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि ब्यूटेन का ही गैस जो है, ब्यूटेन गैस जो है उसका सर्वोच्च उष्मांक है। तो ब्यूटेन ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग तरंगधारे के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो तरंगधारे विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है? कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है? तो काला जो रंग है वह प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है। तो काला विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, सभी लोग जानते हैं। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और क्या, ग्रेफाइट, और अधातु होते हैं। कार्बन जो भी है वह अधातु होते हैं। अगला है कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है? तो 334 के मतलब केल्विन क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। तो 334 के इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 60 दिन की जंग है बिहार कांस्टेबल 2021 में। अगर आप इस 60 दिनों में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बिहार पुलिस का एग्जाम आप क्रैक कर जाइएगा। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर जीके और जीएस की फुल वीडियो सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो तक जुड़े और इस वीडियो का फायदा लें। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? तो निम्नलिखित में अमोनिया जो है वह एक यौगिक है। तो अमोनिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो किरासन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो किरासन तेल विल बी राइट आंसर, जिसे मिट्टी का तेल के नाम से जाना जाता है। अगला है बारूद क्या होता है? तो बारूद मिश्रण होता है। उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो मिश्रण होते हैं, वह उसमें धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। अगला है निम्न में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो CH4 यानी मीथेन में आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। अगला है कि कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। अगला है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 के नाम से जाना जाता है, उसी के द्वारा आग बुझाई जाती है। अगला है सबसे बड़ी आरसीबी किसकी होती है? तो आरसीबी सबसे बड़ी मेढक की होती है। और अगर आप आरसीबी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो हम अगले वीडियो में आरसीबी का फुल फॉर्म बताएं। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग आरसीबी का फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नहीं जानते हैं तो आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा, वहां आरसीबी का फुल फॉर्म हम बताएंगे। तो सबसे बड़ी आरसीबी किसकी होती है? तो मेढक की होती है। अगला आरबीसी की कमी कौन सा, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अगर आप में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है।
अगला है कि निम्न में से कौन सा एक एंजाइम अमाशय में से स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशी लाइपेज जो है यह अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है और यह एक एंजाइम के तौर पर काम करता है। अगला है कि लार्व में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार्व में टाइलिन, लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जठर रस का स्त्रावन होता है। तो जठर रस का स्त्रावन अमाशय में होता है। तो जठर रस का स्त्रावन अमाशय में होता है। अगला है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन आपका कौन सी है? तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन है। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन है। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण में बनता है। तो समतल दर्पण विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो स्टीम इंजन जो है वह ऊष्मा से चलता है। तो ऊष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्टीम इंजन ऊष्मा के द्वारा ही चलता है। अगला प्रश्न है आपके पास 65 नंबर। निम्न में अंगों से पित्त का संचय किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर पित्ताशय हो जाएगा क्योंकि पित्ताशय के द्वारा ही पित्त का जो है वह संचय होता है। तो पित्ताशय विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया, यह सभी लोग जानते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन का वेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का वेश 1.6 गुने 10 के पावर -90 कूलम होता है। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। अगला है संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? यहाँ गलती हो गया है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया है। रिफ्लेशिया जो है वह संसार की सबसे बड़ा पुष्प है। तो रिफ्लेशिया विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कलकत्ता है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो कलकत्ता है। अगला है ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला जो है वह ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला है कि ध्वनि की प्रवाल्ट का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रवाल्ट का ऐसा ही मात्रक डेसिबल है। ध्वनि की प्रवाल्ट का ऐसा ही मात्रक क्या है? डेसिबल है। तो इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाता। अगला प्रश्न है कि वाहनों में किस प्रकार का दर्पण लगा होते हैं? तो वाहनों में उत्तल दर्पण लगा होता है। वाहनों में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला है कि सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस अगर आपने सोचा है तो यह राइट आंसर है। अगला है कि सोनार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो सोनार में प्राध्वनित तरंगे जो है वह उत्पन्न होती है। तो प्राध्वनित तरंगे वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भार का सही मात्रक क्या होता है? तो भार का सही मात्रक न्यूटन होता है। भार का सही मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दूरदर्शी जिसे हम लोग दूरबीन के नाम से जानते हैं, तो दूरदर्शी का आविष्कार जो है वह गैलीलियो ने किया था। तो गैलीलियो विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 77 नंबर कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में की गई। तो 1974 अगर आपने टिक किया है तो यह आपका सही आंसर है। अगला है कि बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर आपके रोहतास जिले में पाया जाता है। तो रोहतास जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक का निर्यातक है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। अगला है कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो सभी लोग जानते हैं कि कंगारू जो है वह ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु है, यानी मुख्य पशु है। अगला है कि राउरकेला लौह एवं इस्पात का संयंत्र केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। अगला है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिनों का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह आपका पेरिस में है। तो पेरिस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। 60 दिनों में अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ डेली बिहार पुलिस की क्लास होती है। और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, और जो लोग शेयर इस वीडियो को नहीं किए हैं वह एक बार शेयर कर ले ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। अब हम लोग हिंदी के प्रश्न 10 देखेंगे, 10 प्रश्न हिंदी के देखेंगे। तो बूढ़ा आदमी अपने डर से दुखी है। तो बूढ़ा आदमी अपने किससे से दुखी होंगे? तो बुढ़ापे से दुखी होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेखांकित खंड की शुद्ध करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बच्चों के साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन है बच्चों के साथ, और वह बच्चों के साथ खेल रही है, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो यहाँ खेल रहा है नहीं, खेल रही है होना चाहिए। अगला है डैश कितनी धूप है। डैश कितनी धूप है? तो उफ उफ कितनी धूप है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पाठशाला के मेल को क्या कहा जाता है? तो पाठशाला के मेल को पाठशाला कहा जाता है जो हमारा क्या है, संधि है। क्योंकि संधि का परिभाषा होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिलना, यही है अंधे के हाथ बटेरा लगना, मतलब बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिलना। अमृत का प्रवाची शब्द सबको ही जानता है, पीयूष सुधा। तो यहाँ पीयूष ऑप्शन में है, तो पीयूष आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष क्या होगा? पीयूष आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। तो मीनाक्षी को अपने किए को क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। अगला है विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। तो विकास जो है
वह क्या कमाने वाला सदस्य है? तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। अगला है कोयला डैश रही है, तो कोयला कूक रही है। कोयला कूक रही है। अगला है जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई, तो कक्षा क्या हो गई? शांत हो गई। अगला है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। तो 100 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये थे आज के 100 प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार होमगार्ड की एग्जाम जो है 24 तारीख को होगी और उसके बाद बिहार पुलिस की एग्जाम होगी। तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप करेंट अफेयर्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, जीडी, बीपीएससी, आईबीपीएससी, बैंकिंग एंड जीके जीएस की जैसी संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहां आपके एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जीके जीएस सीखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप भी अपना जीके जीएस मजबूत करना चाहते हैं ट्रिक के साथ, तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जो भी भाई बंधु हैं वहाँ उन तक वीडियो पहुँच सके और इस वीडियो तक वह जुड़कर इसका लाभ उठा सके। तो आप जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो पीडीएफ लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। पीडीएफ जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर फ्री में 100 क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।